टेंशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स, दैट्स व्हाई इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, राइट। T माइनस एफ के विल बी इक्वल टू एम ए। तो ये आपकी इक्वेशन आपको समझ आ जाएगी। अप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 270 ज्यादा है कंपेयर टू आर प्राइम के, दैट्स व्हाई ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से आर प्राइम अगर आप चेक करोगे दैट अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है एग्जांपल 5.8, और ये जो एग्जांपल है ये आपका रिलेटेड है इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम से, जिसको हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और जिसके ऊपर एक बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, जिसका मास जो है वो आपको 4 kg यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे मास जो है दैट विल बी 4 kg, और ये बैलेंस कंडीशन में है, और ये एंगल जो है वो आपका 15 डिग्री दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में बोला गया है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना इस सरफेस का, बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन तो ये स्टैटिक कंडीशन में रह ही नहीं सकता, राइट। तो म्यू एस आपको यहाँ पे बताना है कि कितना होगा। तो अगर आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप इसका बनाना चाहो तो कैसे करोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लग गया, mg लग गया, राइट। अब मान लीजिए नीचे की डायरेक्शन में आना चाहेगा तो ऊपर की डायरेक्शन में इसकी क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। सो दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स Fs, राइट। और नीचे की डायरेक्शन में आपका यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, ये आपका एंगल क्या है, ये वाला एंगल आपका क्या है, थीटा है, राइट। सो दिस विल बी योर 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी योर थीटा एंगल, राइट। दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस कंप्लीट इज थीटा। सो ये वाला एंगल आपका कितना निकल के आ जाता है, थीटा निकल के आ जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका क्या निकल के आता है, mg का cos ऑफ कंपोनेंट, राइट। सो दिस विल बी mg cos ऑफ थीटा। सिमिलरली ऊपर की डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स लगता है r, राइट। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, ये mg है, और mg का कौन सा कंपोनेंट आ गया यहाँ पे आपका mg sin ऑफ थीटा, राइट। अब ये रेस्ट कंडीशन में है, इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस हैं उनको आपको इक्वेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, देन ओनली आपका जो मोशन है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रेस्ट कंडीशन में होगा, राइट। तो यहाँ से बैलेंस करेंगे तो आपके पास क्या आता है, r इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, राइट। सिमिलरली यू हैव mg sin of theta will be equal to Fs, right, the static friction। और ये जो static friction है इसकी वैल्यू होती क्या है, Fs is nothing but mu s into the normal reaction force, right। तो यहाँ से आप अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपका tan of theta कितना निकल के आता है, tan of theta will be equal to mg से mg cancel out and this will be Fs divided by r, right। So Fs divided by r and this is nothing but mu s, right। So if you want to calculate this mu s, that will be just equal to tan theta and tan theta is nothing but tan 15 degree, और आप इसको जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे so it comes out to be 0.27। तो ये आपका क्या गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कंसेप्ट आपको क्या यूज करना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, और वहां से आपको क्या है सब्जेक्ट को रेस्ट पे मान के आपको क्या है कैलकुलेशन करी आपने, फोर्सेस बैलेंस करे, उसकी हेल्प से आपको पता चला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, राइट। और आप चेक कर पा रहे हो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है आपका एग्जांपल 5.9, और ये काफी इंटरेस्टिंग आपकी प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए कि ये एक आपका कुछ इस तरीके से टेबल टाइप में है, और यहाँ पे आपका एक ट्रॉली है, राइट, कुछ इस तरीके से ट्रॉली दिया हुआ है, और इस ट्रॉली को एक स्ट्रिंग की हेल्प से जोड़ के और यहाँ पे पुली के ऊपर से जाके, और यहाँ पे एक जो एक आपका नीचे वेट है उसको क्या गया लटकाया गया है, यहाँ पे वेट को लटकाया गया है, और यहाँ पे ये जो है इस ट्रॉली का वेट हो जाता है 20 kg, राइट। सिमिलरली ये जो नीचे बॉक्स है जो लटकाया गया है इसका क्या है 3 kg वेट दिया हुआ है, राइट। अब प्रॉब्लम में दिया क्या गया है कि आपका यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट।
और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका म्यू के से इन्होंने एक्सप्लेन करा है। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, बिकॉज देखिए ट्रॉली है तो ट्रॉली मूव करेगा, बिकॉज आपने मास लटका रखा है कोई उसके ऊपर, तो ये मूविंग कंडीशन में है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपको 0.04 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर आपको देखिए कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा, राइट। अब एक चीज ये भी है कि जब हमने बात की थी कि एक सिंगल स्ट्रिंग अगर रहता है, अगर बीच में कोई भी चीज आ जाए तो आपका क्या रहेगा, उसके अंदर टेंशन फोर्स चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो दिया गया है प्रॉब्लम, इसके अंदर आपकी क्या आ रही है, आपकी एक पुली यहाँ पे आ रही है। तो पुली किसी भी तरीके से आपकी स्ट्रिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। अगर यहाँ पे टेंशन ज्यादा आया तो ये पुली जो है ऑटोमेटिक ही फोर्स को बैलेंस करती है, राइट। तो बेसिक सी बात है कि पुली के ऊपर से अगर कोई स्ट्रिंग जाती है तो उसमें टेंशन आपका चेंज नहीं होता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि पुली मासलेस होनी चाहिए। अब ये सारी जो चीजें हैं ये हम रोटेशनल डायनेमिक्स में चेक करेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी पुली में कोई वेट हो या फिर एक मासलेस आपकी पुली अगर वहां पे रहती है। तो उन चीजों को हम थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये चेक करना जरूरी है कि मासलेस पुली के केस में स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स चेंज नहीं होता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टेंशन फोर्स आपका टी ही लग रहा है। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो टेंशन फोर्स है इसकी वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, राइट। सिमिलरली ये इसमें एक चीज और पूछना चाहता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन पे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें बताना पड़ेगा। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन में पूछा गया, राइट। तो बेसिक सी बात है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिख रहा है, दो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन दिख रहे हैं। पहला ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, ये कंडीशन आपकी रेस्ट कंडीशन में नहीं है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में बनानी पड़ेगी, राइट। तो दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम उनका बनाते हैं और उनकी हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से आप मोशन को बताओगे। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रॉली वाले ऑब्जेक्ट की, राइट। तो ये आपकी ट्रॉली है, राइट। ट्रॉली के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा, म्यू के लगेगा, और म्यू के की वैल्यू जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और एफ के की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाती है, म्यू के इंटू द रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स कितना हो जाता है, ये आपका आर, और ये आर किसके इक्वल हो जाता है, आर इज नथिंग बट आपका मास इसका कितना दिया हुआ है 20 kg ना, राइट। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये आपका कितना लगेगा, नीचे की तरफ आपका mg लगा। तो रिएक्शन फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू m इंटू जी। और ये आपका कितना हो जाता है, अगर जी की वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं कितनी 10, तो ये आपका कितना हो जाता है 200 न्यूटन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में भी आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। इट मींस इसके ऊपर अगर आप फोर्स निकालोगे इस डायरेक्शन में कितना आ जाता है, m इंटू ए, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, राइट। और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा भी लग रहा है, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। इट मींस इस डायरेक्शन में आपका क्या आ रहा है, टेंशन फोर्स भी आ रहा है। इट मींस टेंशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स, दैट्स व्हाई इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, राइट। तो आप क्या कहोगे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये ma जो है वो किससे डिसाइड हो रहा है आपका यहाँ से कि एफ टी माइनस एफ के विल बी इक्वल टू ma। तो ये आपकी इक्वेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। क्यों लिखी है, क्योंकि टेंशन फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो इक्विवेलेंट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यही रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा जो ए एक्सीलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो ये इक्वेशन पहली आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे एफ के की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें ना, और ना टेंशन की वैल्यू पता है। तो सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो 3 kg का ऑब्जेक्ट है, नीचे की डायरेक्शन में आपका mg लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से क्या चेक करोगे आप, ऑब्जेक्ट जो है नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर ए एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो ए एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो फिक्स्ड रहता है। इट मींस जितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट सेकंड स्क्वायर ये चेंज करेगा उतना ही ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज करेगा। इट मींस एक्सीलरेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ओके, तो यहाँ पर भी आपका फोर्स क्या लगा, एम ए लगा। अब ये एम ए फोर्स किसको इक्वल होगा, बिकॉज नीचे जा रहा है, इट मींस नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे 30 माइनस आपका क्या टेंशन फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू एम ए, राइट। तो आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से आप यहाँ से क्या चीज चेक कर सकते हो, एफ के की वैल्यू आप देखिए कितनी आ जाती है, एफ के की वैल्यू आपकी कितनी होगी, यहाँ से आपको म्यू के की वैल्यू पता है, राइट, म्यू के की वैल्यू पता है और एम जी की वैल्यू पता है, तो एफ के आप निकाल सकते हो ना यहाँ से। सो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाती है, म्यू के इंटू 200 न्यूटन। 200 न्यूटन है कौन सा आपका, ये वाला, इस वाले ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बताया ना हमने रिएक्शन फोर्स, तो इसकी वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 8 न्यूटन, राइट। तो 8 न्यूटन एफ के की वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन पे लिखोगे तो t माइनस 8 विल बी इक्वल टू एम ए, राइट। अब एक इक्वेशन ये आ गई, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन आपकी 2 थी, राइट। अब दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, t की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले काम करिए कि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, यू कैन से दोनों को ऐड किया तो दिस विल बी 22 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये इस इक्वेशन में जो आपका मास है वो कौन सा मास है, वो इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो यहाँ पे आप क्या लिखो 20 लिखो, तो इट मींस ये वाला जो मास है और ये वाला जो मास है वो दोनों अलग अलग है, तो ये आपका क्या है 3 kg है, राइट। सो ये आपका क्या है 3 इंटू जी है, राइट। सिमिलरली ये जो है आपका क्या है 3 है और ओके, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 20, राइट। तो मास आपको चेक कर रखना है हमेशा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन किस ऑब्जेक्ट के लिए थी, इस ऑब्जेक्ट के लिए थी, तो जहां भी मास की बात आती है तो 20 kg आपको लिखना है, राइट। और इस केस में हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को देखा तो यहाँ पे जहां भी आपका एम ए आएगा तो एम की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है 3 kg हो जाती है, तो वो आपको क्या करना है यहाँ पे एडजस्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन आपकी ये है और एक इक्वेशन ये है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल पाओ। तो ऐड किया तो ये आ गया 30 माइनस 8 22 और यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका 23 आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 22 डिवाइडेड बाय 23, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, राइट। सिमिलरली आपको टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किस में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसके अंदर पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो टेंशन फोर्स की जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 27.1 न्यूटन, बिकॉज़ टेंशन फोर्स एक क्या है, टेंशन एक फोर्स है, तो दिस दैट्स व्हाई द यूनिट विल बी इन न्यूटन्स, राइट। तो देख सकते हो कि किस तरीके से कितनी सिंपल सी आपकी एक प्रॉब्लम दी गई थी, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं था, वो मूविंग कंडीशन में था, और उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, उनकी मोशन की इक्वेशन को आपको वहां पे देखना पड़ता है कि जो फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ज्यादा माइनस आपका कम वाला फोर्स दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, राइट। सो दैट्स व्हाई t माइनस एफ के इज इक्वल टू 20a। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक दूसरा इक्वेशन देखा 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या करा, यहाँ पे बैलेंस करके टेंशन और आपके एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे वो हमने यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपकी मोशन की इक्वेशंस हैं उनको बनाया जाए। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है आपका एग्जांपल 5.10। तो ये एग्जांपल में क्या पूछा गया है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो एक 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, एक लेवल रोड है उसके ऊपर एक शार्प सर्कुलर टर्न लेता है, राइट। और 3 मीटर की रेडियस के ऊपर क्या रहता है, एक सर्कुलर टर्न रहता है, राइट। तो हमें क्या बोला गया है कि v दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे रेडियस जो है वो आपका 3 मीटर दिया हुआ है, और अब बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.1 आपकी वैल्यू दी हुई है। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो विदाउट स्लिपिंग क्या वो मूव कर पाएगा उस रोड के ऊपर, राइट। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू निकाली थी कि वेलोसिटी जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एक वैल्यू होनी चाहिए जिसको हमने बोला था रूट म्यू एस इंटू आर जी। ये हमने वहां पे क्या निकाली थी, वैल्यू निकाली थी, जहां पे आर क्या है आपकी रेडियस है, राइट। ये हमने जो सर्कुलर मोशन है इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इन ए फ्लैट सरफेस, वो हमने वहां पे डिस्कस किया था इसको, कि जो
वेलोसिटी है वो आपकी इस पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी से कम वैल्यू ही होनी चाहिए, देन ओनली वो एक टर्न जो है वो आपका वो जो है वो टर्न पे मुड़ पाएगी बाइसिकल, अदरवाइज नहीं मुड़ पाएगी, राइट। तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हो ना, ये आपको क्या किस में चेक करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप जब चेक करोगे तो आपकी वैल्यू जो है, जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आती है ग्रेटर देन μsRg, so it means it is not possible, right, because ज्यादा नहीं हो सकती ना, तो ज्यादा नहीं हो सकती, इट मीन्स वो जो साइक्लिस्ट है वो एक शार्प टर्न नहीं ले पाएगा और वो फिसल के वहां पे गिर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम में पूछा गया था कि हमें चेक करना था कि वो जो साइक्लिस्ट है वो एक शार्प टर्न ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को अगर आप देखोगे और यहाँ से आप इस वेलोसिटी की कंडीशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी एक्सीड कर रही है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी से, इट मींस वो उस केस में आपका जो साइक्लिस्ट है वो आपका स्लिप करने वाला है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड, और इसमें एग्जांपल 5.11, और इसमें पूछा गया है कि एक सर्कुलर रेस ट्रैक दिया गया जिसकी रेडियस 300 मीटर है, राइट। तो रेडियस हमें दिया गया है 300 मीटर। अब बोला गया है कि एक बैंक्ड रोड है एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो थीटा 15 डिग्री हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको भी वैल्यू आपकी 0.2 दिया हुआ है, राइट। फिर बोला गया है कि ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार, रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर, राइट। एक हमने ऑप्टिमम वेलोसिटी का जो ऑप्टिमम स्पीड का एक हमने फॉर्मूला चेक किया था थ्योरी में, और वो हमें मिला क्या था कि v जो है दैट इज इक्वल टू Rg tan ऑफ थीटा, इसका अंडर रूट। ये ऑप्टिमम स्पीड रहती है आपकी ऑब्जेक्ट की जब आप कंसिडर करते हो म्यू एस इक्वल टू 0, राइट। ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है कि वी आर कंसिडरिंग द प्रॉब्लम वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन इन द केस, राइट। तो आपकी एग्जैक्ट उसी वैल्यू से आपकी उसी स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, देन ओनली टर्न पॉसिबल रहता है, राइट। तो ये ऑप्टिमम स्पीड पूछना चाहता है उस केस में, तो ऑप्टिमम स्पीड v इज इक्वल टू Rg tan थीटा, इसका रूट ले लीजिए, दैट विल प्रोवाइड अस द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, r आपको पता है, g आपको पता है, g आप क्या लीजिए, tan लीजिए, 9.8 ले लीजिए, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है tan थीटा, आपको थीटा भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपकी जो ऑप्टिमम स्पीड है जिसको v0 से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है 28.1 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, फॉर्मूला आपके पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। अब बात आती है बी पॉइंट की। बी में क्या बोला गया है कि वी मैक्सिमम हमें बतानी है, जो बैंक रोड वाला केस है ना उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हमने एक फॉर्मूला चेक किया था, इसके अंदर आपका चेक किया था, यहाँ पे देखिए ये Rg तो है ही है, प्लस tan थीटा के साथ आपका क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पे म्यू एस ऐड हो जाता है, एंड देन 1 माइनस tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय म्यू एस। तो ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, मैक्सिमम स्पीड का, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है आपकी बैंक्ड रोड में जहां पे आपका फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। तो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, और मैक्सिमम वी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट कम आउट टू बी 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, और इसका जो थ्योरी है वो हमने डिटेल में चेक कर चुके हैं थ्योरी क्लासेस में, राइट। डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है एग्जांपल आपका 5.12। एग्जांपल 5.12, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था, और वुडन ब्लॉक जो था उसका मास क्या दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है, और वो एक फ्लोर के ऊपर आपका क्या रखा हुआ था, एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ था और रेस्ट के अंदर था, राइट। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, एक सिलेंड्रिकल एक बॉक्स जो है इसके ऊपर से डालते हैं, जिसका वजन क्या है, जिसका वजन है 25 kg, राइट। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स इसके ऊपर और रखा, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो इस फ्लोर का जो यील्ड है ना उसको इसने ओवरकम कर दिया, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की डायरेक्शन में आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, राइट। और किस एक्सेलरेशन से नीचे जाता है ये जाता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो जाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो ये जो ब्लॉक है ना, इसका इस फ्लोर के ऊपर एक्शन मींस फोर्स, राइट। तो हमें बताना है फोर्स
ऑफ बॉक्स ऑन द फ्लोर, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या कह सकते हो कि रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर, राइट। फ्लोर क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस बॉक्स के ऊपर, राइट। तो उसको भी आप क्या कह सकते हो कि दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉक्स ऑन द फ्लोर, राइट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कितना यील्ड वो बॉक्स उसके ऊपर लगा रहा है, या फिर वो जो फ्लोर है उस बॉक्स के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, दैट वी हैव टू सी। बट ये कहना क्या चाह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स, तो फ्लोर के टूटने से पहले और फ्लोर के टूटने के बाद दोनों कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना फोर्स, रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है फ्लोर की वजह से उस बॉक्सेस के ऊपर, राइट। और हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है, कितने तरीके के एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई करके इसके अंदर बताना है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं यहाँ पे ए पार्ट की। मान लीजिए ए पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ कि विदाउट द लाइक बिफोर द फ्लोर यील्ड्स, फ्लोर के टूटने से पहले आपको चेक करना है कि कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोर नहीं टूटा है तो इट मींस वो एक बैलेंस कंडीशन में होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके ऊपर एक बॉक्स और भी है, तो टोटल वेट कितना हो गया आपका, टोटल मास कितना हो गया 27 kgs, राइट। अब ये नीचे की डायरेक्शन में लगेगा तो 27 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू mg, राइट। एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय सम रिएक्शन फोर्स r। तो r की वैल्यू आपकी आती कितनी है, r इज इक्वल टू, r विल बी इक्वल टू 270, राइट। अब बात करते हैं कि बी केस की, राइट। बी केस में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट का यील्ड जो है, फ्लोर जो है वो आपका यील्ड कंडीशन को ओवरकम कर जाता है, इट मींस फ्लोर आपका टूट जाता है इस वेट की वजह से, राइट। तो उस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में आपका मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ma स्पीड से, ma फोर्स से, राइट। तो दिस इज द एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। इट मींस ये जो फ्लोर था जो टूट गया आपका, उसकी वजह से अभी भी आपका क्या है, कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। बिकॉज कि अगर फ्लोर कंप्लीटली टूट गया होता तो आप क्या देखते आप कि नीचे ये जी एक्सेलेरेशन से फ्री फॉल करता, लेकिन ये आपका एक्सेलेरेशन कम है अभी, इतना जी की वैल्यू से तो बहुत कम है। इट मींस अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो नीचे की डायरेक्शन में तो देखिए, नीचे की डायरेक्शन में तो 270 न्यूटन लग रहा है, राइट। लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में कुछ रिएक्शन फोर्स लगेगा आर प्राइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये 270 न्यूटन ज्यादा है, दैट्स व्हाई नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप इसको लिखोगे क्या, m इंटू ए। m क्या है आपका 27 है टोटल है, तो 27 लिखोगे ना, तो 27 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ 0.1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 270 ज्यादा है कंपेयर टू आर प्राइम के, दैट्स व्हाई ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से आर प्राइम अगर आप चेक करोगे दैट विल बी इक्वल टू 270 माइनस आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 2.7, और यहाँ पे आर प्राइम की जो वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी 267.3 न्यूटन में आएगी वैल्यू, राइट। तो ये दोनों केसेस आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट है। एक केस में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा ही ऑब्जेक्ट आपका मूव किया किसी एक्सेलरेशन के साथ, उस केस में रिएक्शन फोर्स आपका क्या होगा, घट जाता है, राइट। अब देखिए, अब हमने क्या चेक किया, हमने रिएक्शन फोर्स चेक कर लिया कि फ्लोर कितना लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, बॉक्स भी फ्लोर पे लगाएगा। तो इट मींस रिएक्शन फोर्स आपने निकाल लिया, तो फोर्स बाय द बॉक्स ऑन द फ्लोर भी आपका क्या होगा, रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो आर एस में आपका 270 आ गया, उसमें आपका 267.3 न्यूटन आ गया, राइट। तो ये तो ए और बी पार्ट आपके आ गए। तीसरा क्वेश्चन एक ये और भी पूछ रहा था कि और इसके अलावा क्या कोई एक्शन रिएक्शन फोर्स है, बिकॉज देखिए हमने इस फ्लोर की, इस सरफेस की तो बात कर ली कि इसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। एक्शन आपका 270 है, रिएक्शन आपका आर हो जाता है। अब इसके अलावा भी क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो इस केस में भी चेक कर लिया हमने, इस केस में भी चेक कर लिया। अब बात करते हैं एक सरफेस और भी दिख रही होगी यहाँ पे आपको, ये वाली सरफेस, राइट। तो इसके ऊपर कितना लगेगा, मान लीजिए इस बॉक्स का इसके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स है, या आप कह सकते हो कि इस वाले बॉक्स का इस बॉक्स के ऊपर कितना
आप कह सकते हो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है या कितना एक्शन उसका है। तो इस केस को कैसे बताओगे? तो इस केस के अंदर भी हम दोनों कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं। पहले में जब क्या है, फ्लोर आपका यील्डिंग कंडीशन में नहीं है, सेकंड में आपका फ्लोर यील्ड हो जाता है। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए, फर्स्ट वाले केस में आपका ये आपका पहला ऑब्जेक्ट आ गया और ये आपका बड़ा वाला बॉक्स आ गया, राइट। अब देखिए ये स्टैटिक कंडीशन में है, नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? देखिए 20, इसका मास कितना है? 25 kg है, राइट। ऊपर वाले का 25 है, नीचे वाले का 2 kg है। तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा? 250 न्यूटन, राइट। 250 न्यूटन लगा। और इसके ऊपर की डायरेक्शन में R डबल प्राइम लगता है, तो R डबल प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई? 250 न्यूटन। तो आप कह सकते हो कि ये जो बड़ा वाला जो ज्यादा वेट वाला जो बॉक्स है वो कितना रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 250 न्यूटन, जब आपका स्टैटिक कंडीशन में है, राइट। दूसरी कंडीशन में क्या है, जब आपका फ्लोर टूट जाता है तो उस केस में होगा क्या कि आपका ये ऑब्जेक्ट आपका है कितना, नीचे की डायरेक्शन में 250 न्यूटन तो एक्सपीरियंस कर रहा है, बट नीचे की डायरेक्शन में भी उतने ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा जितने एक्सेलरेशन से दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना। तो नीचे के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इट मींस इस केस में आपका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? इस केस में मान लीजिए R ट्रिपल प्राइम से लिख देते हैं, तो इस केस में R ट्रिपल प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप कहोगे कि नीचे का डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस 250 माइनस R ट्रिपल प्राइम विल बी इक्वल टू, मास कितना है इसका? इसका मास देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, टोटल मास को कंसिडर किया था, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एक्शन ऑन द फ्लोर, और एक्शन फ्लोर के ऊपर किसकी वजह से होगा? दोनों बॉक्सेस की वजह से होगा, दैट्स व्हाई हमने मास दोनों को ऐड किया। बस इस केस में होगा क्या आपका, इस केस में मास आपको क्या लेना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट का ही लेना पड़ेगा, बिकॉज हम इस फ्लोर के ऊपर इस फोर्स के ऊपर कितना एक्शन लग रहा है उसको चेक कर रहे हैं, राइट। तो 250 न्यूटन माइनस R ट्रिपल प्राइम विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय कितना? 25। तो R ट्रिपल प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाती है? 250 माइनस आपका कितना हो जाता है? यहाँ पे आपका हो जाता है 2.5, या फिर आप कह सकते हो इट इज 247.5 न्यूटन यहाँ पे इसका लग जाता है, राइट। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज जो है वो 4 तरीके के निकाले। फर्स्ट, इस फ्लोर के ऊपर, जब फ्लोर टूटा नहीं है, फ्लोर के ऊपर कितना एक्शन लगेगा, अगर मूविंग कंडीशन में है तो कितना लगेगा। सिमिलरली दूसरा सरफेस ये था, इसके ऊपर भी आप एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो निकाल सकते हो। तो इस केस में भी हमने निकाल लिया कि स्टैटिक कंडीशन में क्या था, और जब फ्लो टूटा उस डायरेक्शन में आप उस केस में आपका क्या था। तो जब फ्लो टूटा तो आप चेक कर पा रहे हो कि 250 से आपका 247.5 न्यूटन आपका जो है वो चेंज हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो थी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। ये आपकी किससे रिलेटेड थी? एक्शन रिएक्शन फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स की नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है डिफरेंट कंडीशंस में, राइट। तो ये काफी आपका अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम था। प्रीवियसली ये तो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो दोनों के दोनों, राइट। और उससे पहले फिर ये वाला जो प्रॉब्लम था ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार हमने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी किया और यहाँ से क्या चेक किया आपने, आपकी मोशन के इक्वेशंस हैं उनको आपको लिखना है और सॉल्व करना है, आप इजिली चेक कर पाओगे। ये प्रॉब्लम थी, ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम थी कि फोर्सेस को इक्वेट करिए, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन में है, यहाँ से आपको जो कंडीशंस है जिस केस में आपका ये जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो आप कैलकुलेट आप कर सकते हो, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम थी आपकी क्या थी, जो आपकी सोल्व प्रॉब्लम्स हैं उनकी लास्ट प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल्स के केस में। तो इसके बाद जो है हम अनसोल्व प्रॉब्लम आपकी सोल्व करेंगे एनसीईआरटी में, और आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप रिएक्शन फोर्स निकालते हो, राइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है या फिर आपका ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, राइट, तो आपको यही देखना है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इट मींस उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वाले में से कम वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट करना है और वही इक्वेट किसके इक्वल कर देना, आप जो m इंटू ए लग रहा है उसके ऊपर उसके इक्वेट कर देना है और वहां से आप कैलकुलेशन कुछ करोगे, राइट। वैसा ही कंसेप्ट हमने यहाँ भी लगाया था कि जिस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है उसमें से कम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको इक्वेट कर दीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। तो यही आपकी जो आपकी मोशन की इक्वेशंस हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से मूव करता है उस केस में आपकी यहाँ पे हो जाती है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनसोल्व्ड प्रॉब्लम।